सर बिलान की जाइए उनको यूपी से आए उनको लगने के साल आए उनको स्टेज खाली कर दे जो स्थानीय ये न्यूज़ नीचे जाए हृदय से अहाँ सबके पैर छू के प्रणाम करे छी जते सम्मानित और बड़ बुजुर्ग लोग छे ये आप लोग अब शांत हो जाइए बाबू शांत कर ए युवा अध्यक्ष जी पकड़ ले दीजिए अब शांत जो बुजुर्ग है को ऊपर ले आए कोई जनप्रतिनिधि लोग हैं तो ले आइए क्योंकि अब रामनवमी नवरात्रा का भी है लोग पर्व में हैं कुछ लोग वैसे तो बड़े शहरों में बड़े लोग पर्व में हैं कल हम गया से आ रहे थे पटना तो पर दक्षिण बिहार में चैती छठ का बड़ा धूमधाम होता है और फिर रमजान भी है लोग दिन भर सहते भी हैं नवरात्रा में 9 दिन लोग सहते हैं अपने अपने तरीके से लोग जीने के तरीके ढूंढते हैं और वो आस्था की चीज है उसका सम्मान हम सबको मिलकर करना चाहिए इन सब में भी राजनीति हो जाती है कभी कभी तो जिससे समाज पर किसी न किसी व्यक्ति पर समूह पर जाति पर धर्म और मजहब पर असर पड़ जाता है मेरा चश्मा देना भाई मेरे पहले तो हम सबका नाम जो नीचे बैठे मेरे लिए अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण है हमने आप सबसे जीना सीखा हमने जो कुछ भी जाना है मेरी जो कुछ भी पहचान है छोटी पहचान एक आम आदमी की तरह समाज के बीच इंसानियत के बीच और जो आज हमने दुनिया के हर लोगों को जो एक परिवार की तरह हमने देखना जाना है वो सब में आपकी भूमिका है आप सब हैं तो मैं हूं मंच पर सबका नाम लेने में और नीचे मैं सिर्फ एक लाइन में कह सकता हूं पूर्णिया के खन खन जन जन और हर मन और हर दिल से हमने अपार प्रेम करना सीखा अपार लड़ना सीखा मरने की हिम्मत और जज्बात जुनून इंसानियत के लिए आपसे मिला दुनिया के लिए जीने की ताकत आपसे मिली और सबका सम्मान करना आपसे सीखा क्योंकि कोर्ट में हमारी विलंब हो गई आज कोर्ट भी था और आप सब देख रहे हैं कि पूरे देश की क्या स्थिति है चारों तरफ
लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला, संविधान को समाप्त करने की पूरी तैयारी, देश के मूल्यों और आदर्श को मिटाने की पूरी तैयारी, बाबा साहब अम्बेडकर, वाल्मीकि, संत रविदास जैसे विचारों को खत्म करने की पूरी तैयारी, चाहे वो कबीर हो, राम हो, नानक हो, बुद्ध हो, शिव हो, कृष्ण हो, मोहम्मद साहब हो, हजरत हो, दुनिया के जिस किसी ने कंप्लीट विचारों को प्रेम के से जोड़ा, आज उनके ही रिश्तों को मिटाने की तैयारी। और ऐसे समय में आज दो महापर्व के बीच आप सबकी उपस्थिति, खास तौर पर कमजोर तबके, राजेश छोड़ दी, गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग और हजारों मोटरसाइकिल में युवा लोग, जिनसे छोड़ दीजिए कोई बात, अब हमारी बात खाली सुनो, जिनसे सब लोगों की आज उम्मीद है। आज यदि बैठ सुनो मैडम, जो लाइव ले रहे होते, हम बनमनखी कई सारे जिलों के बाद पूर्णिया में हमने बनमनखी अपने घर को चुना। ये बनमनखी प्रखंड के अलावे बनमनखी विधानसभा जो लोग हैं, जो सम्मानित मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, पूर्व मुखिया जी हैं, जिला पार्षद हैं, पूर्व जिला पार्षद हैं, पंचायत समिति हैं जी, तो आपके विधानसभा ये सारे जो जानकी नगर में और बनमनखी जो नगर निगम है, वहाँ के वार्ड काउंसलर हो या अन्य लोग हो, पैक्स अध्यक्ष हो, हम सभी लोग हो, सभी लोगों की उपस्थिति, सबका सहयोग और सारे समाज के निर्माण में जिसकी भूमिका पंचायतों में आम आदमी के प्रति आज भी, जो खास तौर पर 30 साल से 40 साल पर 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं, आज भी उनकी भूमिका समाज में बहुत सराहनीय है। जो दूसरों को जोड़ते हैं, जो दूसरे वर्ग को जोड़ते हैं, जो गरीबों का सम्मान करता है, जो महिलाओं की इज्जत करता है, जो व्यवसायियों की इज्जत करता है, जो आम आदमी का समर्पण के भाव में झूम जाता है, वह संस्कार आज भी इस बिहार में 45-50 से ऊपर के लोगों के बीच बची है, जिसके चलते थोड़ी बड़ी बिहार की जो ऐतिहासिक भूमिका रही है, चाहे वह अध्यात्म का हो, विज्ञान का हो, सुन का हो, शिखर का हो, समाजवाद का हो, मानवतावाद का हो, वो थोड़ी मोड़ी जो बची है आज समाज के ऐसे लोगों के कारण। वो बात अलग है कि ऐसे लोग आज जिनके पास ताकत और पैसे नहीं होते, वो अपने को थोड़ा मोड़ा अलग करके किसी तरीके से सामाजिक और राजनीतिक जीवन जी लेते, उसमें आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मैं आप सबको रामनवमी की भी, नवरात्रा की भी और रमजान पवित्र पर्व की भी, ये तीनों महत्वपूर्ण मानव निर्माण में जिसकी भूमिका सबसे बड़ी है, ऐसे पर्व की बधाई देते हुए मैं हृदय से, अंतःकरण से आप सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। आप आए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी। छोटू मंडल जी, मुखिया जी निपनिया, सुमित यादव, मोहनिया राजत, मंगल यादव, मिठू यादव, संतोष जी, ये सभी लोग वैसे परिवार के पहले से हैं। ये लोग आस्था और विश्वास पार्टी में रखते हैं, मुझमें ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक नगर सुंदरकांत झा जी, ओम प्रकाश झा जी, मुकेश झा जी, बीएनपी नेता अजय मुर्मू जी, कचहरी बलवा, संजय यादव जी, कौशल बाबू, जिला पार्षद बाबू भगत जी, इसराइल बाबू, मनलाल जी, प्रेम किशोर जी, अमरजीत जी, छोटू मंडल जी,
मनोज पासवान प्रदेश अध्यक्ष, दलित प्रकोष्ठ जी, राजेश बाबू, आशीष जी, कृष्ण भगत जी, किशोर यादव जी, सचिन कुमार यादव उपाध्यक्ष जी, दुर्गा बाबू, जमशेद बाबू, भोला बाबू, मुन्ना बाबू, पंकज बाबू, उपली उत्तर नूनुलाल बाबू, दीपक बाबू, शेष सात नेता मोहम्मद उस्मान जी, जवाहर पासवान जी, जीवस साजी, ब्रह्मदेव बाबू, गोपाल सिंह जी, मनोज यादव जी, उपेंद्र यादव जी, लक्ष्मीपुर, राघवेंद्र सिंह, जो इधर सभी लोग जो हमारे जो अन्य साथी हैं जो उत्तर प्रदेश से भी हमारे नेता आए हैं, लेट हो गई, हमारे युवा अध्यक्ष राजू दानवीर जी, हमारे अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार और जिला पार्षद आए हैं, हमारे मनोज पासवान दलित प्रकोष्ठ के मुख्य जो 5 बार मुखिया रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे मोहन मंडल जी जो मधेपुरा के जिला अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे नीचे बैठे बिहारी अंशुल जिला पार्षद, बहुत सारे लोग जो हमारे पीछे बहुत सारे गार्जियन और हमारे मुखिया जी जो जिन्होंने बड़ी भूमिका, हमने उनसे कहा सरपंच साहब, बहुत सारे लोग पासवान साहब बगल में बैठे हैं, सारे लोग जिन्होंने 2-4 लोगों ने कहा कि नहीं आप बर्मन की जो आपका घर है पहले आप उस बीच में आए, हमने भी मान ली कि पूर्णिया की पूरी हृदय स्थली भ्रमण की ऊर्जा, पूर्णिया का ऊर्जा जो बड़ी भूमिका निभाता है वो भ्रमण की जो बड़े इधर सरसी अख्तियारपुर से लेकर के बहुत सारे इकबाल और से लेकर के बहुत सारे मुखिया जी, संजय सिंह जी कहाँ कौन है, इधर आइए, और जिला स्कूल संजय सिंह, अशोक दास जी इधर आ जाइए, ऊपर आ जाओ, ऊपर कहाँ घूम फिरते हो, ऊपर आ जाओ सब। हाँ, यूनुस भाई हमारे क्रांतिकारी हैं अररिया से, वो भी यहाँ आए हैं, मेरे नेता राघवेंद्र कुशवाहा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है। मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले मैं चाहूंगा चाचा जी रह दो, हमें सब जाएंगे जिले सब कहीं पे या हमारे अतिथि मेरे दरवाजे पर आ जाइए, संजय जी ऊपर, मेरे अतिथि मेरे दरवाजे पर आए हैं, और खासतौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं 2000 से चुनाव सीतामढ़ी से हार गए थे, नीतीश जी के साथ ये छात्र अध्यक्ष थे, नीतीश जी प्रदेश अध्यक्ष थे, और अभी यूनिवर्सिटी के वीसी हैं और अपनी यूनिवर्सिटी डीम यूनिवर्सिटी चलाते हैं, काफी विद्वान आदमी हैं, हम भी इनसे सीखते हैं। भाई दिनेश जी 2 बार विधायक रहे आरा से, कभी इन्होंने गाली नहीं देखा राजद से, एक बार मेरे साथ, और ये हमेशा समाज के लिए लड़ते रहते हैं। हमारे इस्राइल भाई आदरणीय नेता जो सब जानते हैं, इन्हीं से छुपी नहीं है, जो पप्पू यादव के जीवन के साथ अंतरंग रिश्ता है, और बहुत सारे लोग हैं जो पीछे हमारे जीवन के साथ और आगे बैठे, जिन्होंने बचपन से हमारे जीवन को बनाने में बड़ी भूमिका है, पीछे भी हैं आगे भी हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं उत्तर प्रदेश से जो हमारे नेता हैं, मैं सिर्फ आदरणीय सबसे बड़े नेता फजील अहमद साहब जो मुलायम सिंह के बहुत नजदीक थे, विनोद यादव मुखिया जी जीएलगंज, कोता आलम मुखिया पारस्परिक दोनों आदमी पर आ जाइए, वहां बैठे रहो। ये सभी लोग पूर्णिया से जो हमारे युवा अध्यक्ष अरुण बाबू, छात्र अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, छात्र अध्यक्ष, पूर्व छात्र अध्यक्ष, युवा प्रवक्ता राजेश जी, सुमित जी, कर्ण जी, विनय जी, पूर्व यूनिवर्सिटी अध्यक्ष जी,
सभी लोग जो हमेशा एजुकेशन के लिए लड़ते हैं, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष जी, यहाँ के युवा प्रखंड अध्यक्ष जी, हमारे सोशल मीडिया के प्रभारी गोपाल बाबू या अन्य एक्स अध्यक्ष जी, सभी लोग जो लगातार और जो खास तौर पर रुपौली उत्तर और कई मुखिया जी, लड्डू बाबू, सभी लोगों ने जिस तरीके से कत्ता जी, लड्डू बाबू और जिला पार्षद कौशल जी, लोगों ने लगातार एक लोगों से, और मैंने भी कोशिश की अपने सारे बुजुर्गों से, चलते फिरते जब भी जहाँ रहा घटना इतनी घटती गई, दिल्ली का घटना अलग ही था, तो हमारी सबसे बातचीत हो पाई। मैं आग्रह करूंगा अपने आदरणीय फजील अहमद साहब से, 1 मिनट में आप हमारी धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात 1 मिनट इसी संबोधन करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नमन करते हुए आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों, आप सबका हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमें पता है आप और हम सब लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं और बेहद इंतजार है कि जल्द से जल्द सुनाते। हम लोग दिल्ली में आपके नेतृत्व में पार्टी काम करते हैं। दिल्ली में क्या इज्जत है आपके सांसद पप्पू यादव जी की। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के किसी थाने में जब मैं फोन करता हूं तो बिहार के इस लाल के नाम पर जो इज्जत मिलती है, मैं बहुतों के साथ रहा हूं लेकिन किसी के साथ वो इज्जत नहीं मिलती। मैं एक घटना आपको बता दूं, अपने जीवन के लोग मुझसे पूछते हैं कि आप चंद्रशेखर जी के साथ रहे, मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे, अब पप्पू जी के साथ आप क्यों हैं? मैं दिल्ली में राजनीति करता हूं। बंबई के अंदर मेरे एक दोस्त की पत्नी को स्वाइन फ्लू हो गया। वहां के मंत्री और विधायक लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। बंबई में एक कानून है कि स्वाइन फ्लू का इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं हो सकता, सिर्फ सरकारी अस्पताल में हो सकता। मेरे दोस्त ने रात के 11 बजे मुझे फोन किया और कहा कि पप्पू जी से कहिए कैसे भी हमारी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करा था। मैं पप्पू जी को फोन नहीं किया, मैंने वहां के सीएमओ को फोन किया, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है हॉस्पिटल का, मैंने सीएमओ को फोन किया और मेरे मामा और मामी इस घटना को सुन रहे थे, उन्हीं के घर पे था। और जब सीएमओ ने कहा, मैंने कहा कि मैं फजील अहमद बोल रहा हूँ, पप्पू यादव जी का महासचिव हूँ, जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो उस डॉक्टर ने पता है क्या कहा? वो साउथ इंडियन डॉक्टर बंबई में नौकरी कर रहा है, लेकिन मुझसे कहा आई लव पप्पू यादव। उसने कहा आई लव पप्पू यादव। ये बनमनखी, सिवान, छपरा, गोपालगंज, बख्तियारपुर में जो पप्पू यादव जी जो सेवा करते हैं, और जो मीडिया मोदी मीडिया है, नहीं चाहते हुए भी आपके नेता को सलाम करती है और मीडिया को दिखाना पड़ता है क्योंकि आपकी ताकत उसके साथ है। जिस मीडिया के राहुल गांधी को नहीं सुन रहा है, जो मीडिया सोनिया गांधी को नहीं सुन रहा है, खड़गे साहब को नहीं सुन रहा है, वो आपके नेता श्री पप्पू यादव को सुन रहा है। हम लोग टीवी पर आते हैं, वो ताकत कहां से मिलती है? आपसे मिलती है। हमने देखा है गरीबों के लड़ने के लिए जो शक्ति आपके अंदर आती है। संजय जी होंगे घर ले आइए। और मैं कहा आपसे 10 मिनट के अंदर उस डॉक्टर ने मुझसे कहा कि फोन मैं करूंगा फजील जी, मैं अस्पताल में इंतजाम करके आपके पेशेंट का इंतजाम करता हूं। और उसके बाद मेरे मामा और मामी ने कहा तुम जीवन में कभी पप्पू यादव को मत छोड़ो। मैं इनके बारे में बता दूं, 1 मिनट सर, मैं इनके बारे में बता दूं, ये राजा परिवार से हैं। नहीं, किसान के बेटे हैं। बहुत बड़ी परिवार है, गोरखपुर से आते हैं और बहुत भले इंसान हैं। और इन्होंने कहा कि नहीं मैं बनमनखी चलूँ। ये रात आए, सुबह मैंने एक लेकर के एक मर्डर हो गई थी, वहाँ चले गए, खगड़िया में घटना घट गई। मैंने कहा आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा कम से कम दुनिया के लोगों से आशीर्वाद लेने का तो मौका मिलेगा ना, नहीं बोलना पड़ेगा। सर धन्यवाद सर। सर सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, सलाम। आपको पता है, मैं
अपने युवा अध्यक्ष से आग्रह करूंगा बिना किसी औपचारिकता के राजू दानवीर जी अपनी बात आपकी एक मिनट बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा में उपस्थित दूर दराज से आए हुए छात्र युवा साथी, बुजुर्ग, बड़े भाई, गार्जियन और मंच पर विराजमान सम्मानित हमारे पार्टी के पदाधिकारी और इस पूर्णिया के पुत्र, गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री पप्पू यादव जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं 2 शब्द में अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये सीमांचल अधिकार सम्मेलन है। ये अधिकार शब्द क्यों आया? आज अधिकार की जरूरत है, इसलिए अधिकार शब्द आया। 2021 नीति आयोग का जब रिपोर्ट आया कि बिहार सबसे गरीब राज्य है और बिहार में भी सबसे गरीब जिला सीमांचल क्षेत्र, साफ तौर पर यहाँ पर बाढ़ की स्थिति, पलायन की स्थिति, भारी मात्रा में युवाओं को जाना, साफ तौर पर बताता है कि सीमांचल सिर्फ वोट का क्षेत्र बन गया है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, यहाँ से वोट लेने के बाद विकास से कहीं न कहीं वो समझौता कर लेता है और विकास यहाँ नहीं हो पाती है। जो आदरणीय पप्पू यादव जी का पूर्णिया बोलता था, बनपंखी बोलता था, वो कहीं न कहीं फिर से आदरणीय पप्पू यादव जी को खोजने लगा है। ये सीमांचल अधिकार सम्मेलन का साफ मकसद है कि जो हमें अधिकार है वो हमें मिले। सीमांचल में सिर्फ और सिर्फ वोट का ये क्षेत्र बना है। बहुत कम शब्दों में हम अपनी बात को रखकर जा रहे हैं और दोबारा मौका मिले तो फिर बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजू दानवीर पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने माननीय विधायक से कहूंगा बिना किसी औपचारिकता के, सम्मानित मंच और बुजुर्ग, मेरा नाम छोड़िए, आप इस इलाके में बहुत सभा किए हैं, आशीर्वाद लीजिए। सीमांचल अधिकार सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष जी, इस सभा में उपस्थित बिहार के और देश के जनप्रिय नेता, हम सभी के नेता माननीय श्री राजेश पप्पू यादव जी, और इस सभा में उपस्थित तमाम बनमनखी प्रखंड मंडल के गांव-गांव से हुए तमाम किसान, मजदूर, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपने तरफ से और जन अधिकार पार्टी की तरफ से आपने जो 10 बजे से लगातार 4 घंटा तक अपने बैठने का काम किया है, इसके लिए आपको मैं हार्दिक बधाई और हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूं। मित्रों, मैं विशेष बात नहीं कहते हुए 2 बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग 2 घंटा से सभा में बैठने का काम किए हैं। इस जनमानस ने केवल पूर्णिया से जा रहा है, आपने देश में सेवा करने का काम किया है, आपने बिहार में लगातार सेवा करने का काम किया है, लेकिन लगातार जो आपने लोकसभा से बाहर रहने का काम किया है, जब आपने दिल्ली में था तो इस इलाका हो चाहे बिहार के किसी कोने का इलाका हो, आपके दरवाजे पर रहने का व्यवस्था था, खाने का व्यवस्था था, इलाज कराने का व्यवस्था था। लेकिन आज चाहे वो पूर्णिया हो, सीमांचल का इलाका हो, बिहार का इलाका हो, कोई भी आज दिल्ली में किसी भी गांव गरीब किसान को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, इलाज की व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस पूर्णिया के लोगों ने मांग किया है कि आप छोड़िए कहीं नहीं, पूर्णिया के लोगों ने केवल पप्पू का नाम लिया है। इसलिए आज आप आगाज कीजिए कि पूर्णिया से हम लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगे और यहाँ के लोगों ने आपको जिताने का काम करेगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।
मुकेश बाबू उप मुखिया जियनगंज, भोलो यादव जी पूर्व उप सरपंच जियनगंज, जानकी नगर नगर पंचायत वासियों के जनपद आम लोग की मांग है कि जानकी नगर रेलवे स्टेशन बहुत होगा सब तो हो ही गया। मुकेश जी, मनोज बाबू मुखिया रुपौली उत्तर, सतीश सिंह पिछोड़ जाप में शामिल हुए दोनों आदमी, गौरव यादव जी चकमका युवा नेता। ये तो लगातार वीडियो बन रहा है 25 मिनट का बन गया। मैं क्षमा चाहते हुए लड्डू बाबू हमारे जानदार संघर्षशील साथी हैं, हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं अब सबसे क्षमा मांगते हुए लड्डू बैठा मैं अपने 1 मिनट में मैं गुस्ताखी करूंगा अपने घर में। अपने नेता डॉक्टर राघवेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात आप कह दें तो फिर मैं अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद। सीमांचल अधिकार सम्मेलन के आदरणीय अध्यक्ष जी और इस मंच पर उपस्थित सीमांचल के नेता ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में जहां कहीं भी जुल्म और ज्यादती होती है तो उसकी आवाज बनकर जुल्म के शिकार लोगों की हिफाजत करने वाले आपके इस धरती के लाल पप्पू यादव जी को मैं सलाम करता हूं। आपके आने से पहले मैं 2 घंटे से मैं इस जनसमूह की आंखों में झांक रहा था। हर लोगों की आंख चारों तरफ से आपको तलाश रही थी और ऐसा लग रहा था कि इनकी आंखें आपको देखने के बाद ही पूर्ण हो सकती है। जब से आप दुनिया को छोड़ के गए हैं, दुनिया के लोग अपूर्ण हो गए हैं, अपने को अपूर्ण मानते हैं और इनकी लालसा है कि पूर्णिया तभी पूर्ण हो सकता है जब यहाँ का नेता पप्पू यादव फिर से हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि आपको तो आप केवल सांसद आपके लिए बहुत छोटी चीज है। आप देश और दुनिया में एक जननायक क्रांति नायक के रूप में उभर चुके हैं। आम जनभावना के आप प्रतीक बन चुके हैं, लेकिन पूर्णिया की भी एक भावना है, उस भावना का हम कदर करना चाहते हैं और जब आप पूर्णिया से संक्रांत करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में और पूरे देश में एक नए तरह की संक्रांत होगी। आज बहुत ही अच्छा मौका है कि बिहार में हम लोगों ने विधानसभा बनमन की विधानसभा से नए बिहार के बदलाव के रास्ते से सीमांचल अधिकार की बात की शुरुआत की है। धीरे धीरे यह कारवां बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा और आपके नेतृत्व में बिहार नई तरीके से अंगड़ाई लेगा। जय हिंद, जय बिहार, पप्पू यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ। मैं हाफ पैंट और आप छोड़ दीजिए, मजीद ठाकुर जी बैठ जाए, पहले ही बोलना था। सालिग्राम में सीधे जी बैठ जाओ। अब लाजमी ना बैठना, बेटा बेटा अच्छा नहीं लगा बेटा, हम इना से बोले छे आप लोग नेता हमारे बैठ जाए, हमें ले ले सकते बैठा बैठ कोई नहीं देख सकता, नहीं सकता बैठा। देखिए पहले हम अपन सब बात शुरुआत करना ही है। हम बहुत संक्षिप्त में कुछ बात करना चाहते हैं। हमारी उम्र 56 साल हो गई। 83 में हम खुर्दा में मुखिया बने थे। 81 से हम माओवादी कवि चंद्रशेखर जी के आह्वान पर नेपाल माओवादी से कई बार रामभरण यादव को बचाना। जब मुखिया का चुनाव हुआ था निर्विरोध मुखिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया तो हम कटिहार पढ़ने चले गए। सीमांचल या कोसी या मिथिलांचल या मगध या भोजपुरी, हम 4 भाषा है हमारी। देवोत्तर नरेश कुर्सी बैठियो नहीं में आवन अच्छा नहीं लगे थे। एक कुर्सी दो का कोई भाई जी बैठा ना बात मानो ना। आ
अच्छा बैठा अच्छा नहीं रहा। मैं दो चार बात आपको याद दिलाऊंगा। याद कीजिए जब हम 90 में एमएलए बने थे, सिंहेश्वर पूर्णिया का 90 का वो मार्च महीना है, अप्रैल, और सिंहेश्वर का वोट लेने के बाद पूरा का पूरा ब्लॉक कुमारखंड, सिंहेश्वर, कमरिया, उस वक्त शंकरपुर नहीं बना, बाद में शंकरपुर बना। हमने सबसे पहले 1,000 कुर्सी और सारे वीडियो पदाधिकारी को बुला कर मैंने आग्रह की थी कि भाई आम आदमी, पहला पत्रकार जी आप ध्यान दीजिए, आप सबसे बड़ी ताकत होते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, इसको पहले जानना। और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है सेवक, ये दूसरा है। तो फिर ये जो सामने बैठे हैं ये कौन? ये सिर्फ राजा या भगवान, यह मेरी अवधारणा बचपन से है और उसी अवधारणा के चलते मैंने दुनिया में आज तक किसी से कम फरमाए। रामचंद्र दादी वहां बैठे, चाहे इसको मैंने नहीं किया। बहुत सारे संकट हमारे जीवन में आए, देखने को मिला। 90 के पहले से लेकर के आज तक बहुत लाठियां खाए। इतना लंबा, शायद में 32-33 साल हो गया होगा मुझे 2 घंटा सोए हुए। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन 900, 1200, 1300, 1400 किलोमीटर में चलता नहीं हूँ। मैं आज पूर्णिया गया से आया हूँ, जहाँ 2 बच्ची को कल गोली मार दी गई। सिर्फ कुशवाहा थी एक और एक गोली था। सिर्फ होली में उन्होंने रंग लगाने नहीं दिया, दबंगों ने गोली मार के खत्म कर दिया। हम वहां से चले पटना, बेगूसराय में घटना घट गई, वहां से फिर खगड़िया और उसके बाद हम आपके बीच आए। कोर्ट भी थी। एक व्यक्ति, मैं एक साधारण व्यक्ति, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, लेकिन जब मैं याद करता हूं वह पल जब पूरे देश के शहरों में, बिहार में कहीं 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा बिजली नहीं होती थी। लालू यादव जी का फोन आया रात के 11 बजे, पैरेलल सरकार हम नहीं चलाने देंगे तुमको। मैंने कहा लालू जी, मैं पैरेलल सरकार चलाना भी नहीं चाहता हूं, मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है कि जो मैं चाहता हूं, आम लोगों की बात को आप भी सरल तरीके से, क्योंकि उसके पहले हमने चंद्रशेखर जी को भी देखा, भागवत जाजाद साहब को भी देखा, हम जगन्नाथ मिश्रा जी को भी देखा। आप खुद ही अपनों के बारे में इस बात हमने कहा कि उनको 4.2 मेगावाट बिजली दे दीजिए, अन्यथा हम नेपाल बिजली जाने नहीं देंगे। उसके लिए आपको जितना कष्ट हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप वो समय याद कीजिए। अशोक बाबू मोबाइल, अशोक बाबू पीछू जाएगी, आप वो समय याद कीजिए। हम बहुत छोटा थे, एक एमएलए बने और हमारा लक्ष्य क्या था, और आज हम 56 के हैं। 40 साल, 83, 23, 40 छोड़ दीजिए। या कोरोना में बाय अकाउंट हमने 34 करोड़ रुपया पूरे देश के मजदूरों को दिया, बाय अकाउंट, हाथ से भी दी। मैं उसको छोड़ दूं, पट्टा के बाढ़ को छोड़ दूं, 1 करोड़ रुपया डेली। मैं यदि 1 ही लाख रुपया डेली जोड़ू, 83 के बाद, 90 के बाद, आज 1 ही लाख, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा। चाहे वो भूज का भूकंप आया हो या चाहे उड़ीसा का, आज तक रंजीत रंजन जी का 22 लाख का जेवर हमने बेच दिया, दोबारा खरीद नहीं पाए। जब हम उड़ीसा जा रहे थे सेवा करने, सब कुछ बेच बिकान के गए थे।
फिर जब उत्तराखंड में सेवा करने की बारी आई तो मैं 23 दिन हम लौट के नहीं आए। पटना के उस पानी में बगल में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बगल में दुनिया होती थी, लेकिन रात भर दिन भर राजेंद्र नगर में जहां अरबपति खरबपति खरबों से खरब लोग उसके बच्चे कहते थे पप्पू अंकल आधा लीटर दूध और दीजिए न मेरी बहन पिएगी, पप्पू अंकल एक ब्रेड का टुकड़ा और दे दीजिए ना भूखे हैं 2 दिन से। तब मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी यदि सो गई तो शायद कोई मर जाएगा। आपने इन सब चीजों में हमको जीने की ताकत, ये जितनी ताकत मिली मुझे सीमांचल और कोशिश से, मैं यदि ईमानदार हूं, पाठवाद उसको अवार्ड मिला, रंजीत रंजन जी को आज तक यदि 3 बार अवार्ड मिला, कल भी देश के सत्याग्रह के सर्वोच्च मंचों पर दुनिया ने कल किसी की स्पीच को सबसे ज्यादा सराहा, जिसको आपने सबसे ज्यादा ताकत दी हमको, रंजीत रंजन जी को, कल पूरा देश और दुनिया ने उनकी स्पीच को, वर्ल्ड ने, एक कंट्री ने उस स्पीच को, उस लाइन को याद रखे। उन्होंने एक लाइन कही नरेंद्र भाई मोदी जी से कि नरेंद्र भाई मोदी जी आप हम लोग के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, आप बहुत ताकतवर लोग हैं, आपके सीना 56 इंच है, आप जोर से चंद्रशेखर जी ने कहा था कि हाँ अदनान खुशबी मेरा दोस्त है आर्म का सबसे बड़ा सप्लायर, तो वो दोस्त बना करके गए मिलने प्राइम मिनिस्टर के रहते। उन्होंने सुखदेव सिंह के बारे में कहा मेरा दोस्त है तो गए, उन्होंने धनराज सिंह के बारे में कहा मेरा दोस्त है तो गए, जिनको उन्होंने दोस्त कहा गए। यदि आप में हिम्मत है यह कहने की कि अदानी मेरा दोस्त है, आ रहेगा, और दोस्त यदि गलत है तो उनको इंक्वायरी के रास्ते से गुजरना होगा, ये आप कर दीजिए, जेपीसी मत करिए, ये कर दीजिए, तो हम सब आपको इस देश में हिंदुस्तान का सर्वोच्च प्रधानमंत्री मानना। आज भी मैं आपको इस बनमनखी में 2-3 बात कह के, आप कहते हैं लोकसभा का चुनाव, जब कभी बनमनखी की छोड़ दीजिए, एक साधारण सी दुकान भी, एक साधारण घटना में बताता हूं आप, बाय द वे इत्तेफाक से जल गया हो, या बाय द वे इत्तेफाक से किसी की गलती के कारण किसी को ठेस पहुंची हो, मैं दुनिया के सब जगह छोड़ करके बनमनखी और पूर्णिया आकर के हर लोगों की पीड़ा में एक पुत्रवत मैंने उसकी भागीदारी की कोशिश की। मैं ही एक आदमी हूं जिसने जाति धर्म मजहब नहीं देखी। मैं ही एक व्यक्ति हूं सिवाय इंसानियत और मानवता के। मेरी लड़ाई बिल्कुल सिस्टम के खिलाफ है, मेरी लड़ाई बिल्कुल नेता के खिलाफ है, मेरी लड़ाई बिल्कुल व्यवस्था के खिलाफ है, मेरी लड़ाई बिल्कुल अपराधी माफिया और ताकतवर लोगों के बचपन से खिलाफ है। आप यदि याद करिएगा, मैंने कभी भी किसी भी हालात में, किसी भी परिवेश में, किसी भी परिस्थिति में, हम गरीब के सम्मान और उसकी जिंदगी से समझौता और आम आदमी की जिंदगी से समझौता मैंने लाइफ में कभी नहीं की। मैं कोई ऐसा हिंदुस्तान का गरीब नहीं होगा जिसका पैर अब ना छूटे। मैं हमेशा कोशिश किया हूं कि दूसरी जाति का सम्मान सबसे ऊंचा हो, दूसरे के धर्म की इज्जत सबसे ऊंचा हो, ताकि मेरे समाज को लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। हमेशा यदि मैं कोरोना में 34 करोड़ रुपया बांटा होगा तो उसमें जादव की संख्या 3% भी नहीं। लगभग दलित होंगे, मजदूर होंगे, गरीब होंगे, मुसलमान होंगे, मला होगा, निषाद होगा, केवट होगा, नुनिया होगा, चंदवंशी होगा, शाह होगा, चौधरी होगा, जो इस बिहार से बाहर पलायन किए होंगे, आदिवासी होगा, पासवान होगा, राम होगा, ऋषिदेव होंगे। यदि मैं राजेंद्र नगर में
11 दिन नहीं सोया, सड़कों पर पूरी सब्जी बना करके एक एक बिहार और देश से दूध ला करके बांटे अपने हाथ से। हम तैरने नहीं जानते थे। 3 बड़ा से बड़ा जेसीबी, 4 ट्रैक्टर, वहीं दानवीर जी हमको मिले थे, वहीं बहुत सारे लोग मिले और यही लोग हमको मदद करते थे। अंत में जब लगा कि हम कटिहार नहीं खिला सकेंगे तो हमने अर्जुन भवन के पीछे की जमीन 7 करोड़ की जमीन 4 करोड़ में 40 बेच करके सारा पैसा हमने खाना बनाया। हमने कहा छोड़ दीजिए। माँ हमें कभी नहीं पूछी, हो सकता है पत्नी को कभी दुख पहुंचा हो, लेकिन कहा नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे हमेशा मैडम से कहते हैं कि इनको अपनी जिंदगी जीने दो, हम लोग दखल ना दें, क्योंकि इसमें इनकी खुशी है। जो इनकी खुशी सिर्फ इंसानियत में है। ये मेरी माँ भी, मेरे पिता भी, मेरा पूर्णिया भी, मेरी बीवी भी, मेरा बच्चा भी। अब आप कभी सोचिएगा, मेरा हाथ हमेशा इस कंपनी में जुड़ा रहता है। देश के किसी भी कोने में छोटी बड़ी घटना, बलात्कार लगभग जितने होते हैं वो कमजोर और गरीब तबके के बच्चों के साथ होता है, अमीर के साथ नहीं होता। बड़े घरों में बलात्कार नहीं होता। लगभग जितनी घटना इस बिहार में व देश में घटी, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसको एक पिता की तरह, एक सगे भाई की तरह, मैं सिर्फ सम्मान के लिए नहीं गया, कोई ऐसा परिवार नहीं कहेगा कि पप्पू यादव आए जिन्होंने मेरी जिंदगी को परिवर्तन करने के लिए 50,000 लाख रुपया या जो मेरी औकात थी, हैसियत थी, 5 न 5 की घंटी 25,000, जैसे भी हुआ, जिस दोस्त से हुआ, बाहर हुआ, जिस मित्रों से हुआ, किसी न किसी तरीके से हम सड़कों पर रहे, लेकिन हमने कभी किसी गरीब को हमने आंसू बहने से राजनीति नहीं की। कभी भी मुझे राजनीति नहीं आया, आज भी मुझे राजनीति का दौर पेच नहीं आता। राजनीति आती तो हम बहुत पहले हम भी इन नेताओं के तरह दोगलाई कर ली होती। आज हम दोगलाई करेंगे, मात्र एक बार दोगला या तेला बनेंगे, हम भी सीएम हो सकते हो। राजनीति का कैरेक्टर ये दोगलाई, और जो दोगलाई करता है शिखर पर वही पहुंचता है। लेकिन यदि मैं सोचता हूं दुनिया में अब्राहम लिंकन, बराक ओबामा, यदि मैं सोचता हूं दुनिया में यूसुफ मलाला, यूरोम शर्मिला, यदि मैं सोचता हूं दुनिया में ऐसे लोग, हो सकता है शिखर पर ना पहुंचे। या लोग कभी कभी हमसे कहते हैं कि पप्पू यादव आप इतना करते हैं, आप मुख्य धारा में क्यों नहीं आता। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं लगातार महागठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन को सबने हमला किया, गाली दी, पप्पू यादव अकेला महागठबंधन के पक्ष में। जब कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस के कारण, यानी कि पप्पू यादव को चुनाव लड़ना, मैं जानता हूं कि आजकल साउथ नहीं है, ये केरल नहीं है, ये मुझे भी जानकारी है कि यदि केरल होता तो हम भगवान होते, यदि साउथ होता तो हम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो गए होते। यदि हम कुछ बुजुर्गों से पहले पैदा ले लिए होते तो आज पप्पू यादव की हाल नहीं होगा। कोई गलतियां हुई होगी, किसी पुराने उस जन्म में कोई प्रायश्चित गलती हुई होगी जिसका भोग हमको भोगना पड़ रहा है। 56 साल तक अभी हम रानीनगर और कौन लाठी चला, नेपाली नगर, अभी यूपीएससी और बीपीएससी पर हमें लाठी चली। हम हर शहर को बचाने के लिए हमने गोली और लाठी खाने का प्रयास किया। हमसे भूल क्या हुआ? हमसे भूल यही है कि हम किसी जाति को गाली नहीं देते, हम हिंदू मियां नहीं करते, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करते, हम कुरान, रामायण, गीता, बाइबल, कृष्ण को गाली नहीं देते। राजनीति का मतलब है किसी ना किसी को गाली दो, मारधाड़ करो सोशल मीडिया पर। यदि हीरो बनना है, यदि एक दिन में तेरा, जैसे मनीष कश्यप को मैंने 2 लाख रुपया सबसे पहले दिया। जब मनीष कश्यप मेरे यहाँ आए तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुम हिंदू मियाँ बहुत करते हो, पहले जाओ इसको धो, उसके बाद प्रवक्ता बनने आना।
फिर एक बच्चा अयांश को लेकर के आ गया कि इसकी जिंदगी बदल दीजिए, नहीं तो मर जाएगा, इतना करोड़ रुपया लगेगा और आप दे दीजिएगा तो सब देगा। हमने 2 लाख रुपया उसके हाथ में दिए, लेकिन वो जिस तरीके से वो रातों रात नफरत, रवीश कुमार तो कोई नफरत पैदा करके मीडिया नहीं बने। दुनिया में जितने समाज में अच्छे लोग बने, किसी जाति को गाली नहीं दिया। दुनिया में जितने अच्छे नेता बने, किसी धर्म और मजहब को गाली नहीं दिया। यदि आपको औकात है तो किसी की जिंदगी बदलिए ना, आपको औकात है तो किसी का सम्मान कीजिए ना। आप अब मेरे लिए दिक्कत क्या हो जाती है, पप्पू यादव को नेता एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? अब आप हमको बताइए, सीमांचल एक लड़का आदमी हमको बगल में चीनी मिल के लिए कितना चीनी मिल बन रहा है, लगभग 32 चीनी मिल बिहार का बंद है। पहले बिहार 38 38% चीनी भारत को बिहार देता था, और अब मात्र 18 से 19% चीनी ही मात्र बिहार भारत को देता है। नरेंद्र भाई मोदी जी 3 बार गए मोतिहारी, 3 बार सभा की। क्या जी उस बार आप ही क्षेत्र 3 बार सभा की, और उन्होंने जाके बोला इस अगले बार हम आएंगे तो मोतिहारी चीनी मिल का हम चीनी का चाय पिएंगे। दूसरे बार जब गए बोला अभी तक नहीं हुआ, मुझसे भूल हो गई। जाते ही अगले बार हम जब आएंगे महात्मा गांधी की धरती पर तो चीनी मिल का चीनी का दूध पिएंगे। तीसरे बार जब आए वो चीनी मिल का माफिया सब दीजिए, हंसिएगा नहीं। मैं एक साधारण बात आपको बताता हूं, सीमांचल में जो लोग आए, सीमांचल की सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीमांचल का है गरीबी, सबसे बड़ा सीमांचल का प्रॉब्लम है पलायन, सबसे बड़ा सीमांचल का प्रॉब्लम है किसानों को कोई सही तरीके से मंडी, बाजार, गोदाम और उसका भाव नहीं मिलता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि सीमांचल का क्या है? बाढ़। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीमांचल का क्या है? आर्सेनिक पानी, आयरन पानी, जिसके चलते कैंसर, टीबी, हैजा, दमा, सबसे ज्यादा यदि टीबी और कैंसर, हैजा और दमा की बीमारी कहीं है तो दुनिया में सीमांचल और कोसी सबसे ज्यादा। पानी के चलते, प्रदूषण के चलते सबसे ज्यादा। इतने दिनों के बाद सबसे ज्यादा जब भी किसी की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा वोट उस सरकार को सीमांचल और कोसी सबसे ज्यादा। किसी एक सरकार, जो सरकार बनी, आप हमको बहुत शुरू करिए किशनगंज और अररिया 78% बेरोजगारी, एजुकेशन मात्र 6%, 4,300 और 6,000 के बीच एक व्यक्ति का इनकम मात्र। सीमांचल अधिकार की बात करने वाले कुछ लोग आते हैं बाहर से, आएंगे नवाब के तरह, कुछ लोग आएंगे अमित शाह जी बिहार में, और आकर के वो हिंदू मुसलमान की बात, एक बार भी सीमांचल की बात, सीमांचल के ममता की बात, सीमांचल के बाढ़ की बात। 5,000 करोड़ रुपया नरेंद्र भाई मोदी नीतीश जी के साथ आए थे, हेलीकॉप्टर से उड़ के उन्होंने कहा कि मैं 5,000 करोड़ रुपया बाढ़ के लिए दूंगा। पत्रकार जी, मैं चैलेंज देता हूं मोदी साहब को, वो 5,000 करोड़ रुपया आज तक नहीं मिला, दिए हो तो मेरा स्वीकार करिए, और 5,000 करोड़ रुपया कहां दिए वो बता दीजिए। मैं अक्सर से उसका एक एक लाइन को मैं बता रहा हूं। जब मैं शुरू किया सीमांचल में कि सबसे पहले सहरसा में एम्स की व्यवस्था की जाए, आपने दरभंगा में कर दी। जब दरभंगा में हम लड़ाई लड़े, एयरपोर्ट की, पूर्णिया की एयरपोर्ट हमने सब कुछ कर दिया था, और हमने कहा उपराजधानी बनाइए और एक हाई कोर्ट का बेंच बनाइए। पप्पू यादव को स्वीकृति दे दिया जब हम एमपी थे कि हाँ हाई कोर्ट का बेंच हमें स्थापित करेंगे, लेकिन जब हम एमपी हट गए उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जब हम भागलपुर और पूर्णिया एयरपोर्ट को स्वीकृति दिला दी, हो गई, कुछ दिन छोटा प्लेन शुरू हुआ, जैसे एमपी से हटे वो छोटा प्लेन भी बंद हो गया। हमने लगभग स्टेशन पर कोई स्टेशन नहीं हो जहां पर जो लोग कहते थे ट्रेन रुकती थी, हम सफर से लेकर के कई ट्रेन हमने शुरुआत की। जो सबसे ज्यादा अलीगढ़ विश्वविद्यालय से लेकर के
पंजाब जाता था वो ट्रेन शुरुआत की, कोरोना के बाद वो ट्रेन को बंद कर दिया गया, आज तक वो ट्रेन नहीं चल। जिस स्टेशन पर जानकी, जिस स्टेशन पर कई हम ज्यादा रेवेन्यू देते हैं जानकी नगर, आप वहां पर आपने दोनों ट्रेन के 18 को आपने रोक दिया। आप बनमनखी को हम हाईटेक स्टेशन बनाने की बात करते थे, आप कभी आप करके ये बात नहीं किया कि सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन कहीं होता है डेनमार्क के बाद, तो वो है मिथिला, सीमांचल और कोसी। दुनिया में इतना दूध आज तक कहीं नहीं है। जब एक दूध की फैक्ट्री से गुजरात बन सकता है, तो फिर एक दूध की फैक्ट्री से सीमांचल और कोसी दुनिया में परिवर्तन क्यों नहीं करता? इस पर कोई चर्चा नहीं की। दुनिया का सबसे ज्यादा मांस 12 प्रकार का, 14 प्रकार का, सुंठी से लेके मोंगरी से लेके 12 प्रकार की मछली हम देते हैं और हमारी मछली कहीं नहीं बिकती है। सबसे ज्यादा मुर्गी पालन और बकरी पालन, मवेशी हम देते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन कहीं नहीं होता। सबसे ज्यादा केला, आम, चीनी और लीची, मिथिला, कोसी, सीमांचल, लेकिन एक भी आधारित उद्योग नहीं। बस सीमांचल आइए तो हिंदू मुसलमान, और कोसी जाइए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, यानी तो जादव गैर जादव। मिथिला जाइए तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण। इसके अलावा सीमांचल पर कभी किसी ने एक बार चर्चा किया हो, कभी एक बार लूट के बारे में कभी सोच लिया हो, कभी बनमनखी के नगर निगम, भाई आप क्या देते हैं बनमनखी को? हम आपको सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला गरीब है। 3% दौलत है 54% लोगों के पास। 10 आदमी के पास दुनिया का 40% दौलत है, और 100 आदमी के पास 54 करोड़ लोगों का दौलत है, जो दुनिया में 3% पर टैक्स देता है। और जिसके पास 3% दौलत है वो 54% टैक्स देता है, और वो है सीमांचल और कोसी। मेरे टैक्स का पैसा हमको क्यों नहीं देते? मेरे टैक्स का पैसा आप 24% बिजली का बिल बढ़ा दिए। आपने गरीबों को सबसे ज्यादा कहा दिया जनधन योजना, 50,000 रुपया आज तक कोई मिडिल क्लास का यूथ नहीं निकाल पाए। आपने कहा दिया गैस, आप सिर्फ अदानी के गैस को बेचने के लिए आपने गरीब को आपने सिलेंडर दिया, और आज आपने 1200 रुपया कर दिया। सारा गरीब सिलेंडर दलाल के हाथ में भेज दिया। एक भी दलित और गरीब के घर में सिलेंडर नहीं बचा। आप क्या करते? हम सीमांचल अधिकार क्यों रखते? सीमांचल के अधिकार क्या सीमांचल की जनता तय नहीं करेगी? आपको नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को गाली नहीं देंगे। आपको नीतीश जी अच्छे लगते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको लालू यादव भी अच्छे लगते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पप्पू यादव अच्छा क्यों लगा? नरेंद्र मोदी जी से आप कभी मिले? लालू यादव जी से या उनके परिवार से कभी आप मिले? नीतीश जी कभी आपसे मिलते हैं? आप गाली भी दीजिएगा तो मैं आपका सुन के चला जाऊंगा, जवाब नहीं दूंगा पप्पू होने के बावजूद, क्योंकि अच्छी चीज नहीं है। कभी भी कोई ताकतवर आदमी और अपना आदमी प्रतिक्रिया नहीं देता। जो प्रतिक्रिया देता है वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकता। जिसके भीतर गुस्सा होगा वो जिंदगी का परिवर्तन नहीं कर सकता। आप लाठी चलाना बंद करिए ना, आप लाठी उठाना बंद करिए ना, आप आवाज से लड़िए ना, आप जाइए ना वोट छुइए ना पासवान, आप जाइए ना वोट छुइए ना मराठी, आप जाइए ना वोट छुइए ना मुसहर, आप जाइए ना वोट छुइए ना नुनिया की, आप जाइए ना वोट छुइए ना शाह और चौधरी की। क्या दिक्कत है? जब हम नरेंद्र मोदी जी को मान सकते हैं तो अपने पड़ोसी के मलाह, मुसहर, कांती, ततवा, मुनिया, चंदबंसी, कुम्हार, कमार को बाप क्यों नहीं माने? हम उसकी इज्जत क्यों नहीं करें? हम उससे प्यार क्यों नहीं करें?
हम उसके लिए क्यों नहीं जिए? हम नहीं कहते हैं कि आप उसको मत बनाइए मुख्यमंत्री, लेकिन हम एक बात तो कह सकते हैं ना, आजाद हिंदुस्तान के बाद अभी तक आपने बहुत मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनाया। हमने तो सबको बोला, 6 एक लोग, भैया मोबाइल बंद कर, 6 लोकसभा में 6 ठोक, एक लोकसभा में 6 विधायक होता है कि नहीं होता? 5 ठो आप जात पात कर लीजिए, राजपूत, भूमियार, बागवान, तेली, हिंदू, मियाँ, जो करना हो कर लीजिए। 1 ठो विधायक हमको दे दिए। 40 में जिला में एक विधायक 40 एमएलए, नहीं 40-20 को एमएलए। पप्पू यादव के बगैर सरकार नहीं बनी। जब पप्पू यादव एमएलए एमपी नहीं है तो दुनिया को देता है, जब पप्पू यादव कुछ नहीं है तो दुनिया से लड़ता है, जब पप्पू यादव कुछ नहीं है तो हर घर में जाकर के उसके लिए खड़ा रहता है, जब पप्पू यादव कुछ नहीं है तो हर लोगों का पैर छूता है, जब पप्पू यादव कुछ नहीं है तो बगैर दिए लौटता नहीं है, जब पप्पू यादव की औकात नहीं है कुछ तो सारे अपराधी माफिया। नीतीश जी आज फोन कर ले कलेक्टर को, मैं चैलेंज के साथ पत्रकार भी कहता हूं, किसी अस्पताल को नीतीश जी भी फोन करे और कहे कि 2 लाख रुपया बिल छोड़ दो, और हम भी फोन करते हैं। नीतीश फोन करेगा नहीं छोड़ेगा, पप्पू फोन करेगा ना छोड़ेगा, उसे नहीं छोड़ेगा। इसको पता है पप्पू यादव। नीतीश करे किसी बीडी और कलेक्टर को फोन, यदि कलेक्टर बात माने एक फोन में तो मेरे पैदाइश पर फर्क होगा। यदि पप्पू एक बार फोन करे ना बदले तो या तो मैं रहूंगा या तो कलेक्टर रहेगा। इसी को पप्पू यादव कहता है। पप्पू यादव का मतलब है हर लोगों की जिंदगी, पप्पू यादव का मतलब है गरीबों की मुस्कुराहट, पप्पू यादव का मतलब है आम आदमी के भीतर डर निकाल करके उसको जीने की ताकत। पप्पू यादव का मतलब है सिर्फ कोई व्यक्ति अभाव में नहीं जिए, जो अभाव में है मेरी किडनी की जरूरत होगी तो दूंगा, लेकिन मेरे नॉलेज में होगा कि अभाव में इसके बच्चे मर रहे हैं, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन किसी के बच्चे को मरने आज करूंगा। मैं राजनीति नहीं करता और ये ताकत आपने दी है। क्या ये गलती है? क्या ये गलत है कि मैंने किसी को, कोई कहेगा आपको कि पप्पू यादव ने आज तक किसी को खून कहा हो, पप्पू यादव ने किसी जात का अपमान किया हो, पप्पू यादव ने किसी गरीब की मदद ना की हो, पप्पू यादव ने इस देश में जब जब संकट आया तब खड़ा नहीं हुआ। सब डरता है नरेंद्र मोदी अमित शाह से, अकेला पप्पू यादव है जो आज तक इस गंदे इंसान से नहीं डरे। मुझे जो मन में आया सो सब डरता होगा किसी सीएम से, हम सब सीएम से लड़े, सबसे। जितना खतरनाक ट्वीट मैं करता हूं उतना खतरनाक ट्वीट कोई नहीं करता, कोई विरासत के लिए करता। जब कुशवाहा की हत्या होती है तो अकेला पप्पू यादव पहुंचता है। गाली डॉक्टर कहां गया आज तक? ये कुशवाहा विरासत की बात करता है, जब यादव की बात करते हैं ये लोग, जब यादव की मौत होती है तो लाश उठाने वाला नहीं आता। पूरा छपरा में यादव राजपूत का क्या नहीं कर दिया था? हम नहीं होते तो पूरा देश जल गया, पूरा बिहार जला देता ही। हमने एक राजपूत समाज के परिवार को 2-2 लाख रुपया और जितने जातों का कौन जलाया सबको 50-50 हजार रुपया। इसी खटखटिया में 7 जातों को मार के फेंक दिया। औकात क्यों नहीं हुई किसी को जाकर के लाश निकालने की? अकेला लड़े। सासाराम में इनके यहाँ 2 प्रमुख लालू यादव के सबसे अभिन्न मित्र जो विधायक का चुनाव लड़ाकर अगर से गोली मार दिया, आज तक उसको सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस के क्या नाम था? चंद्रमा यादव। इन्हीं विधायक जी के यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो लोग आग लगाने जाते हैं, राजेंद्र नगर में सिर्फ बैकवर्ड नहीं थे, सिर्फ बैस था या ऊंची जात के लोग थे। 11 दिन हमने अपनी मां के तरह सेवा की, या लाला समाज का था, कोई दूसरा नहीं था। या तो बैस, टोटल बैस, या तो लाला या तो ऊंची जात के लोग, और सबकी सेवा एक मां के तरह थी। कोई ऐसा व्यक्ति आप हमको बताइए। एक बार
एक बार एक या दो ही एमएलए दीजिए। सीमांचल और कोसी से हम ज्यादा नहीं मांगे। आप एमपी लड़ने की बात करते हैं, ये आपकी ताकत है। और आपको लगता है पूर्णिया मेरे पास क्या है, सबको तो जेल और सब कुछ है। हम सुबह में शराब माफिया, शाम में जमीन माफिया और रात में बालू माफिया और दिन में नेता और भर दिन पदाधिकारी से लड़ते हो। हमने कहा किसी शासक भीख मांगा। हमारी ताकत आप है। मुझे पता है कभी न कभी मैं गोली से ही मरूंगा, मारेगा ये लोग जरूर, मैं कोई बीमारी से नहीं मरूंगा। लेकिन जिस दिन पप्पू यादव को छुआ और हम बच गए, उसको भी पता है कुछ दिन क्या होगा, इसलिए मारने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे भी पता है कि हमारे मरने के बाद पूर्णिया का जो गरीब है और बिहार का गरीब और हमारा जो समाज है, किसी को नहीं छोड़ेगा। उसको भी मारने के पहले 1 लाख बार सोचना पड़ेगा। मैं जानता हूं उसको कितनी धमकी मिली, एक मोबाइल पर सब मैंने चुपचाप किसी को दिया हुआ। एक बार में 30 धमकी मिली है नेपाल हम लोगों से, रिकॉर्ड दिया हुआ। आज न कल मारेंगे तुमको। एक रिकॉर्ड हमने किसी को पहुंचा दिया, लेकिन कभी हमने सिक्योरिटी नहीं मांगा। कभी ये लोग सिक्योरिटी के लिए भीख मांगते हैं, ये लोग जिंदगी बचाने के लिए ईडी सीबीआई से भीख मांगते हैं। हम आज भारत की राजनीति की बात यहां नहीं करेंगे। मैं एक लाइन कहूंगा और यहां आए हुए दलित और ओबीसी से कहना चाहूंगा, जो बीजेपी या जो लोग ओबीसी की बात करते हैं उनसे आप एक बार पूछिएगा, जाति जनगणना जब शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा दर्द बीजेपी को तो जाति जनगणना में ज्यादा कुर्मी और कोयरी को कोई बेनिफिट नहीं है, घाटा है। यदि जाति जनगणना में किसी को बेनिफिट है वो है मल्लाह को, केवल को, नुनिया को, चंद्रवंशी को, गोढ़ी को, दास को, पासवान को, राम को, जो अत्यंत पिछड़ा है और जो गरीब है। क्योंकि सबसे ज्यादा आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक गरीबी किसी के पास है, इनके पास है। यदि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण राजनीतिक सामाजिक जीवन में ऊपर है तो इस 20-30 सालों के अंदर कुर्मी, कोयरी और जादव भी थोड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप से ऊपर हुआ। जाति जनगणना का विरोध सबसे ज्यादा कि आम आदमी की जो स्थिति है वो दुनिया को ना पता चल जाए कि उसकी स्थिति क्या है, इसके लिए विरोध। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दूसरी बात, दलित और ओबीसी का आरक्षण 15% ऊंची जात को हम लोगों ने 10% दिया। हमको भी अच्छा लगा कि ऊंची जात के गरीब को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। और हमसे कोई पूछे तो मैं आज कहूंगा कि 15%, 10% नहीं, ऊंची जात को हम 15% आरक्षण दे दें, कोई दिक्कत नहीं, हम दें 15%। लेकिन 85% जो स्टालिन ने 87% कितना 77% जो ओबीसी को आरक्षण किया है, आप हमको दे दो। मेरा आरक्षण तो आप दिए ना भाई, और हमको खुशी है कि हमने एक भाई को आरक्षण दिया और मैं देना चाहता हूं। लेकिन हमको आप उसी आरक्षण से हिस्सेदारी काट लिए तो मेरा अधिकार तो ले लिए ना, अधिकार लिए लेकिन दिए तो नहीं ना। मेरे एक भाई का अधिकार हमसे छीन के दूसरे भाई को दिए तो हमारा अधिकार बढ़ेगा ना। इसने आरक्षण पर भी हमला कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर सबसे ज्यादा किसी ने हमला किया तो बीजेपी ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर सबसे ज्यादा हमला किसी ने किया तो बीजेपी ने किया। किसने किया हमको बताओ? क्या ओबीसी? ये नीरव मोदी जैन ओबीसी, ललित मोदी मारवाड़ी ओबीसी, पत्रकार जी इंटर डिप्टी सेक्रेटरी को बिना एग्जाम और बिना इंटरव्यू के बहाली हो रही है, एक भी ओबीसी नहीं है। पूरे बिहार के सेक्रेटरी में एक भी ओबीसी दलित नहीं है, एक भी।
एक भी मुख्यमंत्री दलित नहीं है बीजेपी में, मात्र एक ओबीसी है, वो भी मध्य प्रदेश में, मात्र एक। जब राजनीति भागीदारी की बात आएगी, एक भी नहीं। जब आरक्षण की बारी आएगी, एक भी नहीं। जब महिला आरक्षण की बारी आएगी तो खत्म कर दो, जब नौकरी की बारी आए तो हटा दो, जब कॉलेज में एडमिशन की बारी आए तो ओबीसी का सीट खाली कर दो और जनरल कोटा से भर दो। और जब वोट की बारी 2024 की आए, ओबीसी मोदी जी राजस्थान में राजपूत कत्ल ओबीसी में नहीं है, ऊंची जात में नहीं है, कहीं ज्यादा वो ऊंची जात में नहीं है, पिछड़ी जात में नहीं है। अलग अलग शहर में, अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति के लोग पिछड़ा और लग रहा है। कोई राजपूत, कोई बाभन, कोई भूमिहार। हम बात करते हैं गरीब कैसे गरीबी मिटाने की, नेता आके बात करता है हमारा तो इजाद बहन तो सोशल मीडिया पे जाइए तो कुत्ता हरामी, हमेशा नफरत की बात। ये मियाँ है इसको काटो, ये हिंदू है इसको काटो, ये बाबन है इसको मिटा दो, ये राजपूत है इसको फिनिश कर दो। कब तक ये करिएगा? कब तक? कब तक? इन्हीं कारणों से आज गरीबी है। पप्पू यादव जब थे, आप याद करिए यहां जो लोग हैं जो मेरे सामने थे, क्या किसी वीडियो कलेक्टर ने आपको कभी सताया था? दिल से याद करिए, आपको मेरी सौगंध और बच्चे की सौगंध। सर ये जहां पैसा है फिर निकल गया, इसको जब हम आए तो पैसा किसी दूसरे को दे दो। ये जेब में पैसा, हम गरीब आदमी हैं, 500 कमाए और 400 रुपया किसी दलाल ने, पप्पू यादव का भाई दलाल होता है गाँव में, और 400 रुपया सीओ वीडियो, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आवास इसमें दे देते हैं। तो 500 में 400 यदि पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू नुनिया, पप्पू भुइया, पप्पू शाह, पप्पू तेली, पप्पू कहार, पप्पू कुमार, पप्पू यादव, जो गरीब आदमी है, पप्पू राजपूत उसके जेब से निकाल लिए। अमीर तो हम नहीं बने। यदि 500 टका कमाया हुआ छोड़ दो, हम अमीर नहीं बनेंगे मंजूर है, लेकिन गरीब तो नहीं रहेंगे। यदि 400 निकाल लिया पप्पू यादव और वीडियो सीओ कलेक्टर मिलके और मुख्यमंत्री मिलके, तो आप कभी अमीर बनिएगा? बस पप्पू यादव क्या चाहता है जानते हैं? ये पैसा आपके जेब में हो और मैं आऊं तो आपकी जिंदगी में किसी की बाप को औकात हो दखल देने की, और आपके मेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई कुछ नहीं है इन लोगों से। ये क्या लड़ेगा पप्पू यादव से? क्या जो आदमी मरने से नहीं डरता, इन गंदे आदमी से, इन कुत्तों से क्या डरेगा? मैं डरा कभी डरे हैं? देखा है हमको डरते? सुने हैं पप्पू डर गया? अभी कोरोना में हम एम्बुलेंस चोरी कर रहा था, निकाले, हमें को 5 महीना जेल में ठूस दिया। हम बोले क्या हुआ? तो बोला कोई एसपी आ गया, बोलता है सर 89 में मुरलीगंज में कोनो केस हुआ था, बेल नहीं लिए थे। हम बोले बाप मेरे, हमको कुछ होता था नहीं, 89 में, हम 90 में कौन केस था? कल के कोनो लड़की को उठा के बिहार करा दिए थे, वही केस। अब आप हमको बताइए 88 में कौन हुआ, कब हुआ, पता नहीं, किस लड़की का बिहार किसने कराया? 6 महीना जेल में घुमा दिए। सब लोग घर में सोता था और पप्पू यादव ना सोता था। पूरी दुनिया कोरोना से डरी और अकेला पप्पू यादव कोरोना को डराया। जो कोरोना से नहीं डरा वो दुनिया में किससे डरेगा? ना मुंह में मास्क, ने हाथ में ग्लोव्स, पत्नी ताला लगा दी, गाड़ी का चाबी ले लिया, रात में दीवार छड़ के भाग गया पीछे से। इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, 7 करोड़ रुपए का इंजेक्शन बांग्लादेश से मंगाया, 3 करोड़ का लगभग ऑक्सीजन नेपाल से मंगाया।
और पूरे देश को दिए। मोदी के दम में क्यों नहीं था? थे तो वो प्रधानमंत्री, एक एम्बुलेंस एक निकाल नहीं पाया और एक रेमडेसिविर नहीं दिया। मुझे मोदी से ज्यादा औकात भी है और देने की भी औकात है। और ये देन है सिर्फ दुनिया का, ये देन है कोसी की सिंहेश्वर और जिसमें आपने लड़ने का और मरने का जज्बा किसी ने दिया। और आज भी मैं जिंदा हूं लड़ने में, तो मैं मधेपुरा के कारण नहीं हूं, सच में बता रहा हूं दिल से। कोई नहीं बोलेगा मधेपुरा ने बच्चों की तरह सींचा, लेकिन लड़ना और जीना पूर्णिया ने सीखा। और आज भी मेरे खून में रगों में अभी हिम्मत है तो पूर्णिया की काम। ये मैं दिल से कह रहा हूं। इसीलिए मैं एक बात आग्रह करेंगे आप सबसे, और दलित और हम गरीब तबके के लोगों से कहना चाहेंगे, यदि 2024 में मोदी आ गया तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स को खत्म करेगा और अमेरिका की प्रणाली को सबसे पहले बनाएगा। कोई विधायक और लोकसभा एमपी नहीं होगा, याद रखिएगा। कोई मुखिया नहीं होगा, सरपंच नहीं होगा, लिख लीजिएगा। सबसे पहले वो चुनावी प्रणाली को खत्म करे, दूसरा वो संविधान चेंज करे। याद रखिए। और अभी लिखा जा रहा है नागपुर में संविधान। और तीसरा, आप मेरे गार्जियन हैं, जब जब संकट में लालू परिवार और महागठबंधन होता है, अकेला में लड़ता हूं। और जब मेरी बारी पूर्णिया में आया तो हमको मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया और कहा कि उसको पप्पू यादव की जरूरत। सुनिए ना, हम गार्जियन आपको जरा उनको कहिए, हम आज तक दया के पात्र किसी के नहीं है, भीख नहीं मांगते। दया का पात्र यदि है तो सिर्फ कोसी और सीमांचल के हैं, किसी नेता के नहीं। दुनिया को दिया है तो किसी से लूट के और लेके नहीं। उनको कहिएगा पहले 24 बचाइए, 24 नहीं बचा तो ड्राइवर को छोड़ दीजिए, चपरासियों के लायक हम लोग नहीं बचते, खलासियों नहीं बनने देगा ये। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, ममता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उद्धव को यह भूल देगा। पहली बार अरविंद केजरीवाल ने कहा सरकार किसकी हो, कौन बने, पार्टी कौन हो, पीएम कौन बने, अब कोई सवाल नहीं है। सवाल है बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान और भारत के इतिहास को बचाना। और बिहार के दोनों नेता जब ईवीएम की बारी आई दस्तखत करने की, 14 पार्टी ने ईवीएम पर दस्तखत किया, नीतीश जी ने नहीं किया। नीतीश जी, हम पैर पकड़ते हैं, अब आपकी उम्र 75 हो गई, प्लीज आप गांधी और देश बचाने की बात करते हैं ना, 75 में आप अपनी कुर्बानी दी। जब राहुल गांधी स्पीच कहां दिए नीरव मोदी के खिलाफ, कर्नाटक में, और केस हुआ सूरत में, केस किया बीजेपी का विधायक, 5 जज को बदलने के बाद छठा जज सजा किया, छठा जज। और नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, बाबू भाई बखाड़िया इनके मुख्यमंत्री में मंत्रिमंडल में था, बाबू भाई बखाड़िया, और उनको 3 साल की सजा हो गई, ना मंत्रिमंडल से हटे ना जेल गए, और 14 में जाकर के उसका केस खत्म हुआ। 18 घंटे में राहुल गांधी की सदस्यता। जब देश के सबसे बड़ा परिवार और सबसे बड़ी पार्टी की डेमोक्रेसी की आवाज को जब ये हिटलर के तरह पूरा संविधान को बदल करके ये कर सकता है, हो सकता है बुराई मानिए, हमको हमारे जैसे लोगों को ये नेता लोग लाइक नहीं करेंगे, मैं जानता हूं।
लेकिन मेरा घर को हमको अपने शरण में रखे। आप ही लोग को जात पात कर देते, इतना दिन मुख्यमंत्री और सब कुछ बनाए हैं। आप याद करिए गार्जियन लोग यहाँ जोगिंदर भाई, जब सबसे पहले गैस कूपन आया था भारत में, सब एमपी गैस बेच रहा था और हम अकेला बांट रहे, याद है? हाँ? याद करिए आप लोग, जब टेलीफोन आया था भारत में, सब एमपी टेलीफोन बेच रहा था और अकेले हम पूरा बिहार टेलीफोन बांट रहे। याद करिए जब सेंट्रल स्कूल का कूपन आया था, सब एमपी सेंट्रल स्कूल, और यही शिक्षा मंत्री इनके कुशवाहा जी, जिसको हटाया गया अरबों रुपया कमाया, स्मृति ईरानी अरबों रुपया, और पप्पू यादव पूरे बिहार और देश में एक एक सेंट्रल स्कूल में 2-2 सब बिना फ्री में सबके बच्चों का एडमिशन कर रहा था। वो था पप्पू यादव, और वो है पप्पू यादव। जब दुनिया अपने को बेचती है तब पप्पू यादव दुनिया को बेचती है। इस वक्त आपको कष्ट पहुंचना। मैं एक बार इस बिहार के लिए, इस कोसी सीमांचल के लिए आपसे भीख मांगने आया। एक बार बनमनखी के हर बात से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कुछ बनूं ना बनूं, किसी दूसरे जात, चाहे ऊंची जात हो या पिछड़ी जात, किसी दूसरे जात को कोई ताकतवर माफिया दलाल यदि हिम्मत करेगा सर उठाने की, उसका सर कुचल देंगे। हम रहे और मैं बिहार में समझौता नहीं किया। आप याद करिए पप्पू यादव एक एक शहर में जाकर, एक एक शहर, शराब में 130 लोग मरे, सबके सब पासवान, सबके सब मुशाहिर, राम यादव, मंडल, 1 रुपया किसी ने दिया सबको, 25-25 हजार रुपया जिंदगी जीने के लिए। सबका पति और बेटा मर गया, सबके लाइफ अकेला छपरा में जाकर, गोपालगंज में जाके, अभी तमिलनाडु में जितने लोग मरीज सबके कारण मारे गए, सबको जाकर के घर पर 1-1 लाख 50,000, जिसके पति और जिसका बाप मर गया, चाहे गोपालगंज हो, चाहे पवन यादव हो, चाहे दास हो, चाहे देशरी का पंडित हो, चाहे भगवा के लोग हो, एक लोग नहीं गए। जिसके लाश पड़े थे वो महतो था गोपालगंज का, उसको 20,000 रुपया दे के लाश मंगवाए और उसकी बीवी को लाश सुपुर्द की। जब सबका लाश कोरोना में 80 लाश सड़ा हुआ था, अकेला उठाते थे इस हाथ से। ना मेरी बीवी को कुछ हुआ, ना बच्चे को, ना बॉडीगार्ड को, ना पीए को, ना मेरे घर में रहने वाले किसी को, लेकिन सब क्यों उठाए? जब आपके बदौलत हर घर की सेवा किए हैं, मैं भरोसा रखिएगा, पप्पू यादव का बेटा ही क्यों नहीं किसी को ठेस पहुंचाए, माफी हम मांगेंगे। और मैं मोटरसाइकिल पर खासतौर पर यूथ से कहूंगा, माथा में पगड़ी बांधना बंद कर दीजिए, कंधे में गमछी लटकाना बंद कर दीजिए, और दुनिया में किसी की इज्जत करिए न करिए, महिला, बेटी, बहन और गरीबों की इज्जत दुनिया में सबसे ज्यादा करिए। किसी भी बेटी और मां को देखिएगा तो अपनी बहन याद आ जाए आपको। मैं कंप्रोमाइज नहीं करता हूं। जिस किसी ने बेटी और बहन को नजर उठा के देखा है, हमारी पार्टी और हम उसको बख्शे नहीं है। इसीलिए जो लोग आज लोकसभा की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सीमांचल और कोसी दुनिया का नंबर 1 हो सकता है। मजदूर सबसे ज्यादा दुनिया में सीमांचल का, हम दुनिया नंबर 1 हो सकते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत किसान सीमांचल कोसी का, हम दुनिया में नंबर 1 हम हो सकते हैं। सबसे ज्यादा यूथ निर्माण कर सकता है, नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन मैं खाली हूं, मैं गरीब हूं, मैं भूखा हूं, मैं सब अशिक्षित हूं, मेरे पास रोजगार नहीं है। हमारे एक बच्चे कह रहे थे चीनी मिल पर एयरपोर्ट खुलवा दीजिए, जैसे रक्सौल में चीनी मिल पर आया है, आपने हमको पत्र दिया है। मुझे नहीं पता कि ये
चीनी मिल या एयरपोर्ट, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपसे मित्र, आपके यहाँ एयरपोर्ट खुल गई और दुनिया में 1,33,00,000 मजदूर का पलायन हो रहा है पूरे बिहार से भारत में, जिसमें 72% मजदूर आपके सीमांचल से। जब आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं तो प्लेन तो बंद हो जाएगा। बनमनखी का ग्रोथ क्या है? मैं आपने एयरपोर्ट के लिए दिया है, मैं इसको आज ही हम भेजेंगे और इसकी चिट्ठी लिख करके ऊपर से हम अपने सोशल मीडिया से लेकर हर चीज पर बात रखेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता होगी पूर्णिया को राजधानी, मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी पूर्णिया को किसी भी कीमत पर एक पटना हाईकोर्ट का बेंच, तीसरी प्राथमिकता होगी एयरपोर्ट और चौथी प्राथमिकता होगी सबसे ज्यादा कटिहार से यदि सारी ट्रेन जाती है तो पूर्णिया, बनमनखी, मधेपुरा, सहरसा से भी दुनिया की सारी ट्रेन चले। ये मेरा पहला सपना। बनमनखी को आपने लिखा है, मैं इस पर चिट्ठी का कॉरेस्पॉन्डेंट करूंगा, लेकिन एक बार हम अपने बुजुर्गों से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के भीख मांगेंगे। यदि आप जाके सोचिएगा हाथ बंद कर, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके लिए अच्छा खराब कौन, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई नेता खराब है, मैं यह भी नहीं कहूंगा, मैं यह कहूंगा कि आपने 20 साल 40 साल सबको देखा है, एक बार अपने घर के बच्चों के लिए खड़े होने में आपको दिक्कत है। मैं किसी को खराब और अच्छा कहने नहीं आया, मैं किसी की बुराई करने नहीं आया। परिस्थितियां हीरो बनाती है, पब्लिक हीरो नहीं बनाती। हमेशा इस दुनिया में भीड़ ने कभी हीरो नहीं बनाया, ना मोहम्मद साहब को, ना हजरत को। यजीद के साथ सब थे, बुद्ध के साथ नहीं थे, सब दूसरे के साथ थे, बुद्ध पर चप्पल चली। कृष्ण के साथ कोई नहीं थे, सब दुर्योधन के साथ थे। राम के साथ कोई नहीं थे। रामनवमी का समय है, ये राम का नाम लेते हैं। अरे नरेंद्र भाई मोदी जी, राम का नाम लेने के पहले एक बार वाल्मीकि को भी तो देख लीजिए। वाल्मीकि ड्रोन है, इसीलिए वो भगवान नहीं हो सकता है क्या? रामायण को लिखा किसने? रामायण जानता किसको लेके है? वाल्मीकि को लेकर। फिर पप्पू यादव और पप्पू शाह, पप्पू मंडल के घर में वाल्मीकि का फोटो क्यों नहीं? कोई यादव के घर में, कोई कुशवाहा के घर में वाल्मीकि का फोटो, राघवेंद्र जी क्यों नहीं है? पासवान के घर में भी वाल्मीकि का फोटो नहीं है। आश्चर्य। संत रविदास की फोटो पप्पू यादव के घर में नहीं, बिरसा मुंडा का फोटो पप्पू यादव के घर में नहीं, परशुराम का फोटो पप्पू यादव के घर में नहीं। काहे? हम तो सबसे पहले बुद्ध के अनुयायी हैं, हम तो सबसे पहले वाल्मीकि, संत रविदास और कबीर के अनुयायी हैं। हम भगवानवादी नहीं हैं, भागवादी नहीं हैं, हम मानवतावादी हैं। और जो मानवतावादी होगा वही भगवान को समझ पाएगा। वो भगवान को क्या जाने जो डेली गरिया के बाबन राजपूत को काट के मियां हिंदू करके जो इंसान का कत्लेआम करता है, वो भगवान का नाम लेता है। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। रामनवमी उसके लिए नहीं है जो गरीब को तकलीफ देता हो। रामनवमी उसके लिए नहीं है जो इंसान को काटता हो। रामनवमी उसके लिए नहीं है जो दूसरे जात को गाली देता हो। रामनवमी उसके लिए नहीं है जो अगला पिछड़ा करता हो। रामनवमी उसके लिए है जो सबके लिए जीना चाहता है। रामनवमी उसके लिए है जो सबको आजादी से जीना देना चाहता हो। रामनवमी उसके लिए है जो जिस विचारों से जीना चाहता है उसमें उसको मदद करता हो। रामनवमी उसके लिए है। रामनवमी उसके लिए नहीं है कि पप्पू यादव जैसा चाहे वैसा ही दुनिया जिए, ये नहीं चलेगा। दुनिया जैसे जिए वैसा पप्पू यादव चाहे वैसा चलेगा। हमें जीना होगा आपके तरीके से। आपकी विचारों पर यदि कोई नेता ठेस पहुंचाता है तो इससे बड़ा संविधान विरोधी कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा गीता, कुरान, बाइबल विरोधी कुछ नहीं हो सकता।
इसीलिए आज आप सबकी जिम्मेदारी है इस पूर्णिया से बिहार और देश को बचाना। आप जो आदेश करेंगे मैं उसका अक्षर सा पालन करूंगा। मैं पुनः एक बार अपने आप को पुत्रवत आपके गोदी में देते हूँ। मैं इस बनमनखी को नमन करते हुए जानकी नगर इस विधानसभा के बुजुर्गों से, यदि मुझसे कभी भूल होती नहीं है, कभी जिंदगी में कभी कोई भूल हुई हो तो हमको क्षमा करिएगा, मैं माफी मांगता हूँ। सपना में भी मैं सिर्फ आपकी खुशी को देखता हूँ। वैसे तो मैं सोता ही नहीं हूँ कि सपना देखूं, मैं जिंदा का सपना देखने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन भूल भाई में गाड़ी में सो गया, झपकी लग गई, तब भी किसी की जिंदगी ही बदल कर। इसीलिए मैं आपके विश्वास पर खरा अभी उतरा हूं। उस छोटे से उम्र से आज तक मैंने यदि जिंदगी में किसी को कष्ट ना पहुंचाया हो, किसी व्यक्ति को किसी के सम्मान में खुशी में यदि कष्ट नहीं पहुंचाया, तो एक बार पुनः उसी पप्पू यादव को अपने गोदी में लीजिए और इस यहां से एक बात बोलिए, उसके बाद करिए। मैं आपसे आज कहने आया हूं, इससे ज्यादा आज मेरे पास मेरे घर में कोई शब्द राजनीति के नहीं है। मैं सीमांचल और कोसी को दुनिया का नंबर 1 बनाना चाहता हूं। मैं एक बार आप सरकार में भागीदारी दीजिए। दुनिया का नंबर 1 यदि 3 साल के अंदर कोसी और सीमांचल नहीं हुआ, मेरे पैदाइश में फर्क होगा। मैं वचन देता हूं, सार्थक की सौगंध दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा और राजनीति से संन्यास लोग बेटा कसम बाप कसम खाता है अपनी कुर्सी के लिए, मैं बेटा कसम खाता हूं कोसी सीमांचल की आजादी के लिए मैं आपको वचन देता हूं। और मैं यही कहने आया हूं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप रमजान है, आप जाएंगे अपने घर, खाना की व्यवस्था है यहाँ सबके लिए, सारे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है। बिना खाए कोई नहीं जाएंगे, सभी लोग पान ना पान की धंधी, इसमें मेरा कुछ नहीं है। यहीं के साथ ही खाना बनाया है, कोई चावल दिया है, कोई दाल दिया है, कोई मुखिया जी, कोई समाज सेवी, सब लोग मिल के अपने साथियों के लिए। मैं पैर पकड़ता हूँ, खाना खाए बगैर कोई नहीं जाइए, हाथ जोड़ता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिवादन अभिनंदन करते हुए प्रदेश से और बाहर से पप्पू यादव जैसा हो, और मैं आप सबको पप्पू यादव जैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो। तो छोटो रावण माना तुम मैं एक सार्जेंट किशोर कुमार यादव, भारतीय वायुसेना। आज हम लोग के बीच में पूर्णिया के फुटबॉल सांसद पप्पू भैया जी आए हुए हैं, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज समय आ गया देश बचाने का, संविधान को बचाने का, जो लोगों के खिलाफ लड़ने का, अपनी आत्मा को भी बचाने का। उसके लिए क्या हम लोग पप्पू भैया के साथ लेंगे? पप्पू भैया हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ लेंगे। उसके पीछे जो लोग यहाँ के साथी हैं, राकेश जी, मुखिया जी, बेहतरीन सब लोग, मुखिया जी खाना पर ध्यान दिए, आलोक जी, प्रखंड अध्यक्ष जी, युवा अध्यक्ष, छात्र अध्यक्ष, प्रखंड प्रधान जी, पार्टी अध्यक्ष गोपाल जी, सभी लोग, युवा अध्यक्ष जी, आप लोग खाना पर ध्यान, आप लोग जाइए खाना पर। सांसद जी, हम एक बात करना चाहते हैं, जरा मेरी बात को सुन लीजिए। एक बार मनोज जी कुछ कर रहे हैं। यहाँ उधर सभी पंचायत के जितने सारे लोग आए थे, आप जाने मत दीजिएगा किसी को भी न खाए, इसीलिए खाना की व्यवस्था सबकी है। मैं पुनः हाथ जोड़ता हूँ अपने बुजुर्गों से, या अतिथि देवो भव, सुदामा का आप लोग यदि और सबरी का जूठा खा लीजिएगा तो समझेंगे रामनवमी हमारा पूरा हो गया। और कृष्ण की भक्ति में है, अर्जुन के तरह जो हम लीन रहते हैं वो हमारी पूरी हो गई। हम अपने नेताओं से आग्रह करेंगे खाना खुद जाके खिलाइए, और यहाँ के यूथ से आग्रह करेंगे कि खाना जाके खुद खिलाइए। यही मैं आग्रह करूंगा। अब मैं प्रेस से पूछ लूँ, हमने सब